थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी 1 करोड़ वाली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। जो नए व्यूअर्स आज पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, उनको मैं बता दूं कि 1 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि कैसे मैंने 27 की उम्र तक 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड किया। और उस वीडियो पे लगभग 14,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए, 350 से ज़्यादा लाइक्स आए और लगभग 200 के आसपास कमेंट्स आए। लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने कमेंट में बहुत सारे डाउट भी पूछे। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मतलब मैंने खुद भी नहीं सोचा था आप लोग मेरी इस जर्नी को, मेरे एक्सपीरियंसेस को इतना प्यार देंगे। दोस्तों, उस वीडियो में कमेंट में बहुत सारे भाइयों ने लिखा कि सर हम आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने उनको अपनी ईमेल आईडी दी और कुछ लोगों से मैंने लास्ट सैटरडे को कनेक्ट भी किया। मुझे 50 से ज़्यादा मेल आए, लेकिन 50 लोगों से एक दिन में कनेक्ट कर पाना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैं बाकी जनों से नेक्स्ट वीकेंड पे कनेक्ट करूंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया कि सर आप हमसे कल कनेक्ट कर लो, वीकडेज में कनेक्ट कर लो, हम आपको फीस पे कर देंगे। दोस्तों, बात फीस की नहीं है, बात है कि मैं भी आप लोगों की तरह कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ। मैं सुबह लगभग 8:30 पौने 9 बजे घर से निकलता हूँ और शाम को 7:30 8 बजे तक घर वापस आता हूँ। आपको पता ही है दिल्ली का ट्रैफिक, तो लगभग 2-4 घंटे तो दिन में ट्रैफिक में चले जाते हैं। और मेरी वैसे भी फील्ड जॉब है, तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल मुझे घूमना पड़ता है। शाम को 8 बजे तक आके मैं भी थक जाता हूँ, फिर अपना खुद का भी पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना पड़ता है, कुछ कंपनी ट्रैक करता हूँ वो भी देखनी पड़ती है। और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं वीक डेज पे आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। तो फीस की बात नहीं है मेरे भाई, बात है टाइम की। और बिना फीस के ही हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन सैटरडे और संडे को करेंगे। अब रही बात दोस्तों पोर्टफोलियो की, बात कर लेते हैं। तो आज एज ऑन डेट पोर्टफोलियो लगभग 1 करोड़ के आसपास वैल्यू चल रही है। जिस दिन मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस दिन मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 97 लाख। लगभग 1 हफ्ता हुआ है उसको। फिर पोर्टफोलियो की वैल्यू जो पीक टच किया था दैट वाज अराउंड 1 करोड़ 3 लाख के आसपास। और अभी यूएस मार्केट का जो पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू लगभग 42,40,000 के आसपास है। और इंडियन मार्केट के पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 56 लाख के आसपास है। और जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू लगभग 1.9 के आसपास है। अगर इन सबको एड अप करें तो जो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है करंटली इट इज अराउंड 1 CR। दोस्तों, 1-2% रोज ऊपर नीचे होती रहती है। लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट लगभग रेड में ही क्लोज हुआ है। और लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस की दोस्तों, लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आईटी ने लगभग 6-7% का रिटर्न दे दिया है। आज भी आईटी लगभग 4% के आसपास अप था, कल भी लगभग 2.5 से 3% के आसपास आईटी अप था। और आई थिंक फ्राइडे को भी आईटी साइडवेज था। ओवरऑल मार्केट काफी गिरी थी, लेकिन आईटी लगभग साइडवेज था। इसकी बात मैं बाद में करूंगा। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों, मैंने सैटरडे को 3 लोगों से कनेक्ट किया। उसमें से मैं आप लोगों में इस वीडियो में एक आदमी की जर्नी शेयर करूंगा। मैं 2 जनों के बारे में बात करना चाहता हूं, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ एक के बारे में बात करूंगा। और इस वीडियो से आपको इमेंस लर्निंग सीखने को मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि दोस्तों सिर्फ तनख्वाह ज्यादा होने से किसी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं हो जाता। तनख्वाह ज्यादा होने से जरूरी नहीं है कि उस आदमी की नेटवर्थ बहुत ज्यादा होगी। हो सकता है उस आदमी के खर्चे बहुत ज्यादा हो, हो सकता है कि वो महीने में सेव ही ना कर पा रहा हो। क्योंकि दोस्तों वी आर ड्रीडिंग आवर सेल्फ इन कंज्यूमरिज्म डे बाय डे। हमें कंज्यूमरिज्म थोपा जा रहा है। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, महंगी घड़ी, लग्जरियस वकेशंस, ये सब हम पे थोपा जा रहा है। और इसी इसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो फ्राइडे को लगभग मेरे को एक मेल आया जिसमें लिखा हुआ था कि सर आई वांट टू टॉक टू यू समथिंग पर्सनल, आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद माय लाइफ, काइंडली कनेक्ट विद मी। तो मुझे लगा, देखो आजकल हर कोई परेशान है, मुझे लगा कुछ चल रहा होगा यार पर्सनली जिंदगी में। आदमी कभी कभार क्या होता है, कोई शेयर करने के लिए नहीं होता। तो मैंने मतलब उस बंदे को प्रायोरिटी दी और मैंने सोचा कि इनसे कनेक्ट किया जाए। तो नेक्स्ट डे अराउंड 10 o'clock ऑन सैटरडे आई कनेक्टेड विद हिम ऑन जूम पे हमने कनेक्ट किया। एंड हुआ क्या मेरे भाई कि जैसे ही कनेक्ट किया, ही स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मी कि सर आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आपने इतना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड किया, हमें बहुत सीखने को मिला आपसे, यू आर वेरी जेन्युइन। ही अप्रिशिएटेड मी लॉट कि सर मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ यूट्यूब पर जिनका पोर्टफोलियो 10 करोड़ से ज़्यादा है, 20 करोड़ से ज़्यादा है, बट आपकी जर्नी थोड़ी यूनिक थी और आपने दिल से सारी बातें बताई। ये सब उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया। मैंने बोला थैंक यू सो मच भाई। फिर उसके बाद मैंने उनके बारे में पूछना शुरू किया। तो बेसिकली ही वॉज फ्रॉम बनारस और वो DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीटेक करी थी। बीटेक आई थिंक उसने मैकेनिकल में करी। फिर ही वेंट टू ISB हैदराबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से उन्होंने MBA किया मार्केटिंग में। एंड करंटली ही इज बेस्ड आउट एट गुड़गांव और वो एक अच्छी खासी काफ़ी बड़ी मार्केटिंग फर्म में एक मार्केटिंग मैनेजर है। करंटली जो उनका CTC है वो लगभग 2 लाख रुपए का था। इन हैंड सैलरी वॉज अराउंड 1.5 लाख। और वो 4 साल से लगभग गुड़गांव में काम कर रहे हैं। हिज फर्स्ट सैलरी पैकेज आफ्टर कंप्लीटिंग MBA वॉज 1.5 लाख रुपीज, मतलब 18 लाख का पैकेज था। अभी उनका 24 लाख के आसपास का पैकेज है।
जिसमें से 1.5 लाख रुपए उनकी इन हैंड सैलरी है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी लगी मुझे सुन के। थोड़ा सा पानी पी लूँ, गला सूख जाता है एक्चुअली ना। तो मुझे सुन के मतलब सैलरी काफ़ी अच्छी थी, नो डाउट। तो मुझे लगा इनका पोर्टफोलियो तो आराम से 40-50 लाख रुपए के आसपास का तो होगा। बट शॉकिंग चीज़ यहाँ से शुरू होती है। दोस्त जब मैंने उनसे बात की ना, मतलब लिटरली मेरे गूज़बम्प्स आ गए। मतलब वो बंदा 1.5 लाख रुपए कमाने के बाद भी उसकी जो नेटवर्थ थी वो माइनस में थी। नेटवर्थ होता है दोस्तों एसेट माइनस लाइबिलिटी। 1.5 लाख रुपए कमाने के बाद भी उसके ऊपर 30 लाख रुपए का लोन था, जिसमें से 10 लाख का पर्सनल लोन था और 20 लाख के आसपास का कार लोन था। और पर्सनल सेविंग्स उसकी लगभग जीरो थी। ऑल्दो म्यूचुअल फंड में 4 से 5 लाख रुपए थे बस। दैट्स ऑल व्हाट ही सेव्ड इन हिज लास्ट 4 ईयर ऑफ वर्किंग विद द विद द काइंड ऑफ सैलरी पैकेज 1.5 लाख रुपए कमाने के बाद। तो मैंने पूछा कि सर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट कितना है? मेरे से बोला सर मैं सिर्फ 10,000 की म्यूचुअल फंड में SIP करता हूँ। तो मैंने बोला भाई मतलब वो तो मेरे लिए शॉकिंग था ही यार, क्योंकि मैंने हमेशा लगभग अपनी सैलरी का 80-90% एटलीस्ट 80% तो इन्वेस्ट किया है। तो वो 10% से भी कम इन्वेस्ट कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो मैंने कहा सर आप तो 10% से भी कम कर रहे हो इन्वेस्ट मार्केट में। तो ही सेड कि सर क्या करूँ, मेरे ऊपर 10 लाख का पर्सनल लोन भी है, 20 लाख का कार लोन है प्लस। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कार लोन की EMI कितनी जाती है आपकी? तो उसने बोला लगभग 35,000 के आसपास। उनके पास क्रेटा गाड़ी थी जो कि उन्होंने टॉप मॉडल खरीदा था पिछले साल, मतलब सेकंड टॉप मॉडल खरीदा था। अराउंड 19-20 लाख के आसपास का पड़ा था। इन्होंने सिर्फ 10% डाउन पेमेंट की थी एंड रेस्ट उन्होंने EMI करा ली थी। तो लगभग 35,000 के आसपास की उनकी EMI थी गाड़ी की। और होम लोन की EMI थी लगभग 20,000 के आसपास की। तो मैंने बोला 55,000 रुपये तो यही हो गए आपके। फिर भी मुझे लगा 95,000 तो बचे हुए हैं अभी। तो फिर मैंने पूछा कि और क्या खर्चे हैं आपके, मतलब 95,000 रुपीज़ कहाँ जा रहे हैं? तो ही सेड कि सर 25,000 रुपये जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, दैट इज़ फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट, और बिजली बिल मिला के लगभग 30,000 रुपये का खर्चा वो है। तो मैंने कहा ठीक है, 85,000 हो गई बाकी। मैंने कहा अभी भी 65,000 रुपये बचे। देन ही सेड कि सर 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड की SIP हो गई, 95,000। मैंने बोला अभी भी 55,000 रुपये बचे। तो ही सेड कि सर 55,000 रुपये में से लगभग 20-25,000 का जोमेटो स्विगी हो जाता है महीने का, और जो बचे हुए 20-25,000 हैं उसमें गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे भी जाता हूँ सर महीने में 1-2 बार। तो आसपास गाड़ी से इधर कभी मानेसर साइड, कभी इधर आसपास जो रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे चले जाते हैं। और फिर सर वीकेंड में महीने में 1-2 बार पार्टी कर लेता हूँ दोस्तों के साथ, मतलब पार्टी इन द सेंस जो पुराने कलीग्स हैं, पुरानी जिस कंपनी में काम करते थे, प्लस अभी जो इनके कलीग्स हैं जो गुड़गांव में अकेले रहते हैं, तो उनके साथ सर पार्टी वगैरह हो जाती है, उधर क्लब व्लब चले जाते हैं। तो कुल मिला के सर सेविंग्स हो ही नहीं पाती। तो मैंने कहा भाई आपने मेरे से कनेक्ट ही क्यों किया है, मतलब आप मेरे से जानना क्या चाहते हो? आप 10,000 की म्यूचुअल फंड की SIP कर रहे हो, उसमें मैं आपको क्या ही बताऊं? तो ही सेड कि सर मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए मतलब कनेक्ट नहीं किया है। मैं आपसे आपका माइंडसेट समझना चाहता था कि आप इतना पैसा सेव कैसे कर पाते थे। मतलब मैं तो कोशिश करके भी नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने बोला आप ट्रैक करते हो अपने एक्सपेंसेस, आपने लास्ट 3 महीने में कहाँ पे क्या खर्चा किया? कह रहा सर एक बार कोशिश की थी बट वो हैबिट में आ ही नहीं पाता। और फिर महीने के एंड में जब देखता हूँ अपने पेटीएम वगैरह की हिस्ट्री, तो कुछ देखता हूँ, फिर सर उसको देखता हूँ तो फ्रस्ट्रेशन आता है, तो इसलिए मैं देखता ही हूँ। तो मैंने कहा भाई ये कौन सी बात है कि आप देखते नहीं हो? मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि बिल्ली कबूतर को खाने वाली और कबूतर आंख बंद करके बैठ जाए कि बिल्ली तो है ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। आप प्रॉब्लम को अवॉइड करोगे तो इससे प्रॉब्लम थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, इससे तो प्रॉब्लम और बड़ी बनेगी। मैंने कहा आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेंस अपने ट्रैक नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। और जो चीज़ आप ट्रैक नहीं कर सकते उसको आप सुधार नहीं सकते। पहले सुधारने के लिए आपको पता चलना चाहिए ना कि प्रॉब्लम क्या है। आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपके खर्चे हो कहाँ रहे हैं। मोटा मोटी तो आपको पता है, बट ये जो जोमेटो स्विगी में 25-25,000 रुपये पार्टी में, आउटिंग में ये सब जा रहे हैं, ये सब तो वेस्टेज है ना दोस्त। तो उसने बोला कि सर कोशिश तो करता हूँ बट जब अपनी महीने के एंड में पेटीएम की लिस्ट देखता हूँ, हिस्ट्री देखता हूँ, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। इस वजह से मैं ट्रैक ही नहीं करता। तो भाई कब तक चलेगा ये? फिर हमारी बात हुई कि मैंने कहा आप थोड़े खर्चे अपने कम करो, आप अपना PG शिफ्ट कर दो, 25,000 वाले PG से आप किसी 10,000 वाले PG में रहो। फिर उन्होंने बोला कि सर मैं कर तो सकता हूँ ये, बट वहाँ पे क्या पार्किंग वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। जहाँ मैं अभी रहता हूँ वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है और अपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो इस वजह से अब भाई इस बात का मैं आपको क्या जवाब दूँ? मैंने उनको बोला कि आपको अपार्टमेंट में भी अच्छे में रहना है, आपको पार्किंग फैसिलिटी भी चाहिए, फिर आप ये भी बता रहे हो कि आप सेव नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों एक ही चीज़ होगी ना, या तो आप सेव कर लो, सेव करने के लिए आपको थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से। मैंने उनसे पूछा कि आपका शादी का कब का प्लान है? देन ही सेड कि सर 1-1.5 साल के अंदर मुझे शादी भी करनी है, अब घर वाले काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं शादी के लिए। तो
फिर मैंने उसको बोला कि भाई आपको 1 डेढ़ साल में शादी करनी है, आपके लोन अभी लगभग 3 साल तक गाड़ी का चलेगा, पर्सनल लोन अगर आप बहुत एग्रेसिव पेमेंट करोगे फिर भी आपको 1 से 1.5 साल और लग जाएगा, तो आपके पास शादी के लिए तो सेविंग्स है ही नहीं। फिर उसने बोला कि पेरेंट्स कुछ सपोर्ट कर देंगे, पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो इतनी खराब नहीं है, तो पेरेंट्स शादी के लिए तो सपोर्ट कर देंगे। तो ओवरऑल दोस्तों आपको समझ आया इस बंदे की कंडीशन से कि जरूरी नहीं है कि जिसकी सैलरी बहुत अच्छी है उसकी नेटवर्थ भी बहुत अच्छी होगी, वो वेल्थ बिल्डिंग में एक्सपर्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। वेल्थ इज अ माइंडसेट गेम, वेल्थ इज अ सेविंग्स गेम। आपको सेव करना आना चाहिए, आपको डिसिप्लिन के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करना आना चाहिए, आपके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला वर्च्यू होनी चाहिए। अगर आपके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं है, आप अपनी जो आज की खुशी है अगर आप उसको टाल नहीं सकते तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। मैंने भी अपनी बहुत सारी चीजें टाली हैं, तभी आज मैं इतना पैसा बना पाया। अदरवाइज तो अगर मैं पहले ही जॉब करने के पहले 2 3 साल में बड़ी गाड़ी ले लेता, फिर बहुत महंगे एक्सपेंसिव क्लोथ्स एक्सपेंसिव वेकेशंस पे जाता, तो क्या आज मैं आपको 1 करोड़ का पोर्टफोलियो दिखा पाता? नहीं दिखा पाता। ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरी तरह एक्सट्रीम जाओ, बट एटलीस्ट बैलेंस तो बनाओ ना, नेगेटिव में तो मत जाओ। लोग तो नेगेटिव में है, ये भाई तो एक होता है जीरो, नो सेविंग्स नो डेट, दैट इज इट मीन्स इट द पर्सन इज एट जीरो, बट ये तो नेगेटिव में है। 30 लाख का लोन, 1.5 लाख की तनख्वाह महीने की, इतनी अच्छी सैलरी। फिर मैंने इनको एक चीज़ और बोली, मैंने कहा अगर मान लो बाई चांस आपकी जॉब चली जाए और आपको 6 महीने घर पे बैठना पड़ेगा तो आप लोन कैसे भरोगे? कह रहा सर ऐसी बातें मत करो वरना मतलब वो तो बिल्कुल सुसाइड की नौबत आ जाएगी। मैंने कहा भाई ऐसी बातें नहीं करते, बट लिटरली ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड। बट दूसरी चीज़ की वो अपनी लाइफ को चेंज भी नहीं करना चाहता था। जो भी मैं उसको बोल रहा था वो बस शॉर्टकट्स देख रहा था कि सर कुछ एक शॉर्टकट बता दो जिससे मैं कहीं कहीं से पैसा आ जाए। फिर हमने कुछ बातें इन्वेस्टमेंट पे की, उन्होंने पूछा कि सर एक दो स्टॉक तो रिकमेंड कर दो जिसमें मैं शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा लगा के पैसे बना सकूं। मैंने बोला भाई अगर मुझे पता होते कि कौन से स्टॉक अगले 2 महीने में अच्छा करेंगे तो मैं अपना सारा पोर्टफोलियो उसमें डाल चुका होता। मैं क्यों खामा खां शुरुआत के 5 साल म्यूचुअल फंड करता, उसके बाद अभी धीरे धीरे पोर्टफोलियो बिल्ड करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता। मुझे भी पता होता मैं पूरे 1 करोड़ रुपये उस स्टॉक में डाल के अगले 2 3 महीने में 50% रिटर्न बना के 1 करोड़ का 1.5 करोड़ करके, यार फिर तो मैंने कहा मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाने की जरूरत हुई ना पड़ती। तो ही सेड कि सर आप एटलीस्ट आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं 2 3 के नाम तो बता दो। हालांकि मैंने उनको नाम बता दिए, बट मैंने उनको बोला आप जिस वैल्यूएशन पे मैंने स्टॉक खरीदे थे अगर आप आज की वैल्यूएशन पे खरीदोगे तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत कम होगा। और मैं स्टॉक दोस्तों इसलिए भी नहीं बताता क्योंकि मैंने और यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं, उनके कमेंट सेक्शन में उनको बहुत गाली पड़ती है बेचारे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। क्योंकि क्या होता है ना, आज मैंने आपको कोई स्टॉक बताया, 2 महीने बाद उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, आपने 2 महीने बाद वो वीडियो देखी, आपने उस स्टॉक को परचेज कर लिया और आप वो स्टॉक अगले 1 साल तक साइड चला गया, तो आपको क्या लगेगा भूपेंद्र जी ने स्टॉक बताया था और बढ़ा नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मेरे को गाली दोगे। या बाई चांस उस कंपनी में कुछ फंडामेंटली चेंज हो गया, मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन बाई चांस मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई तो फिर और नुकसान, फिर दोबारा गाली पड़ेगी। तो इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे मुझे गाली पड़े और मेरी जो ऑडियंस है उनका नुकसान हो। तो फिर मैंने उनको कुछ सेक्टर्स बता दिए, सेक्टर्स डेफिनेटली मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला आईटी काफ़ी अच्छा है। फिर आईटी हालांकि लास्ट 1 वीक में लगभग 6 to 7% अप है। आज में आईटी लगभग ओवरऑल मार्केट डाउन था, आईटी लगभग 3.5% के आसपास अप था। तो मैंने सुबह देखा था, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आईटी लगभग 3% अप था, सैटरडे को भी आईटी थोड़ा अप था। तो लगभग आईटी 6 से 7% अप है लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। फिर एफएमसीजी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, प्राइवेट बैंक्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, हाउसिंग फाइनेंस में जो एनबीएफसी कंपनी है वो काफ़ी अच्छी लगती है, उनका वैल्यूएशन काफ़ी ठीक ठाक है। तो ये जो 3 4 सेक्टर हैं इन पे मेरे को अभी ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन में काफ़ी कंफर्ट है यहाँ पे, एंड दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। देन ही सेड कि सर आईटी तो मतलब एआई डिसरप्ट कर रहा है आईटी को। तो उस पर हमारा थोड़ा सा 2 3 मिनट का डिस्कशन हुआ। फिर मैंने उनको एक कंसेप्ट बताया कि देखो एक कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक में जिसको कहते हैं जीवॉन्स पैराडॉक्स। इन दिस कंसेप्ट अगर जब कोई चीज की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, तो अचानक से उसकी डिमांड क्या होती है, कुछ टाइम बाद एक्सप्लोड कर जाती है। और एक नई टेक्नोलॉजी भले ही कुछ टाइम के लिए कुछ चीजों को डिसरप्ट करती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे सेक्टर्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आती है। जैसे जब कार की फ्यूल एफिशिएंसी, कार मतलब कुछ फ्यूल एफिशिएंट हुई तो लोगों को क्या लगा कि फोसिल फ्यूल की कंजप्शन कम हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। जबकि जैसे ही कार थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंट हुई तो और ज्यादा कार की डिमांड मार्केट में बढ़ गई और ज्यादा लोग कार से ट्रेवल करने लगे। सेम थिंग हैपेंड विद इंटरनेट। जैसे इंटरनेट सस्ता हुआ, शुरुआत में क्या लग रहा था कि लोगों को कि इंटरनेट तो डिसरप्ट कर देगा नौकरियों को, जॉब को, सेम विद कंप्यूटर। बट जैसे इंटरनेट बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा और थोड़ा सा इंटरनेट रिचार्जेस सस्ते हुए तो इंटरनेट की डिमांड ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हर कोई इंटरनेट यूज़ करने लगा और ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएशन हुए। इंटरनेट की वजह से बहुत सारे नए सेक्टर आ गए, जैसे ई कॉमर्स सेक्टर, डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर, ये अमेजोन, स्विगी, दे ऑल आर इंटरनेट बिजनेसेस ना, सब चीज़ इंटरनेट से चल रहे हैं। फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज आ गई, तो ये सब चीज़ें इंटरनेट के थ्रू डेवलप हुई। तो ऐसी आज हमें लग रहा है कि एआई हमारी सारी कंपनीज को डिसरप्ट कर देगा, बट आई बिलीव कि
एआई क्या है, एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या है, इस सेक्टर में और अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी, और नई तरीके की कंपनीज डेवलप होंगी, और नई तरीके के सेगमेंट्स डेवलप हो जाएंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म अगर आईटी कंपनी विल फाइंड आउट द वे कि एआई की रैली को कैसे राइड करना है। शुरुआत के 4-5 साल क्या होता है, कभी बार कोई सेक्टर बहुत पायनियर फेज में होता है, 5 साल के बाद उस सेक्टर में थोड़ी सस्टेनेबिलिटी आती है, विजिबिलिटी आती है, तो बहुत सारी कंपनी उस समय उस सेक्टर में एंटर करती है जब चीजें थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। तो अभी एआई क्या है, पहले 5 साल वाले फेज में है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम और निकलेगा, तो जैसे ही डाटा सेंटर हो गया, चिप्स हो गया, उसमें चीजें सामने आएंगी, तो फिर कंपनीज विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट देयर ऑन वे। शायद इस वजह से अभी देखो आईटी सेक्टर की वैल्यूएशन काफी अच्छी थी, तो लास्ट 2-3 सेशन में आईटी सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया मार्केट को, और बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर लाइक राजीव ठक्कर जी, शंकर नारायण सर जी, दे आर बुलिश ऑन आईटी बिकॉज दे हैव सीन सिमिलर सिचुएशन इन पास्ट एज वेल ड्यूरिंग इंटरनेट फेज एंड मेनी मोर टाइम्स। तो उसके बाद फिर मैंने उनको वही समझाया कि देखो आपको अपने खर्चे पर रोक लगानी पड़ेगी, विदाउट खर्चा कम करे आप, मतलब आप अपनी करंट सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल पाओगे। देन ही सेड कि सर आई विल डू इट, पीजी में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद गाड़ी को ही हिमसेल्फ गेव मी सजेशन कि सर क्या मैं अपनी गाड़ी गांव में भेज दूँ, उससे क्या होगा, फिर मेरे को पार्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड आई विल ट्रेवल वाया मेट्रो और लाइक दैट। मैं बोला ये सबसे बेहतर आइडिया है, आप अपनी गाड़ी को वहाँ पे भेज दो। और मैंने कहा अगर आपको 70-80% अपनी गाड़ी की वैल्यू मिल रही है तो आप इसको बेच दो। सो आई गेव हिम दिस सजेशन, और आप उसे रिपेमेंट कर दो अपने लोन की, प्लस आप एटलीस्ट 15,000 रुपये पीजी में से बचाओ, 10,000 रुपये अपने खाने के खर्चे में से बचाओ, और 10,000 रुपये ये अपने आउटिंग और डेट्स में से बचाओ, और बाकी जो आप एक्सपेंसिव क्लोथ्स वगैरह अगर ऐसा कुछ खर्चा करते हो तो इससे भी कम करो, तो आपके 30-40 हज़ार रुपये इधर से निकलेंगे। आप अपना पर्सनल लोन का रीपेमेंट करो, और उसके बाद आप मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करो, और शुरुआत आप म्यूचुअल फंड से करना। बट ही वॉज अगेन एंड अगेन आस्किंग मी, शुरुआत में तो उन्होंने बोला मेरे को कि सर मेरे को इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करनी, बट टिल द एंड ऑफ द डिस्कशन ही स्टार्टेड आस्किंग मी सर कुछ तो स्टॉक बता दो। फिर ही सेट कि सर क्या मैं लोन लेके इन्वेस्ट कर दूं मार्केट में, यूएस मार्केट में, आप मेरे को 1-2 स्टॉक्स बता दो, आपने भी तो 10 लाख का लोन लिया था। देन आई टोल्ड हिम कि सर आप मेरे को अपने आप से कंपेयर मत करो, द रीजन इज मेरा उस समय नेटवर्थ अराउंड 50 लाख रुपीज था जब मैंने 10 लाख का लोन लिया, आपका नेटवर्थ ऑलरेडी -30 लाख है, तो आपकी और मेरी सिचुएशन में बहुत डिफरेंस है। अगर मेरा कुछ मार्केट में ऊपर नीचे भी होता तो मैं 10 लाख का लोन ईजिली रीपेड कर देता, स्टिल आई वुड हैव लेफ्ट विद 45 लाख रुपीज, बट आप तो ऑलरेडी माइनस में चल रहे हो, तो आप मेरे को अपने आप से कैसे कंपेयर कर रहे हो। दूसरी चीज, फिर मैंने उनको एक बुक भी रिकमेंड करी, द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, मॉर्गन हाउसल की। मैंने बोला आप इसको पढ़ो, देन यू विल रियलाइज कि हैप्पीनेस का खर्चे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे आप तभी खुश हो पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस किताब को पढ़ो, देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स विच आई हैव पर्सनली टेकन फ्रॉम दैट बुक। तो ये भी वो बुक, मैं पर्सनली भी इस बुक को पढ़ता रहता हूँ, और जब भी मेरा बहुत खर्चा करने का मन होता है, बहुत महंगी चीज़ खरीदने का मन होता है, सो आई ऑलवेज थिंक कि क्या ये खर्चा मुझे एक्चुअली खुशी देगा, या सिर्फ ये शॉर्ट टर्म में मेरे को खुशी देगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, और उसके बाद अगर मैं फिर वापस नॉर्मल हो जाऊंगा तो मैं उस पर खर्चा नहीं करता, और या फिर वो चीज़ मेरी ज़रूरत की है, उसके बिना मेरे घर वाले सफ़र कर रहे हैं या मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, देन आई बाय द थिंग्स, अदरवाइज आई डोंट बाय द थिंग्स। फिर उनसे बात करते करते मुझे क्रिस्टोफर मॉर्ली की एक बात याद हुई, जो कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, फॉर हिम द मीनिंग ऑफ सक्सेस वॉज व्हेन यू कैन लिव योर लाइफ ऑन योर ऑन टर्म्स। बट आप जब आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे ना, सेविंग्स आपके पास होगी नहीं, तो आपको अपने बॉस से, आपको अपनी नौकरी में, आपको अपने रिश्तेदारों से दबना पड़ेगा। फिर आप अपनी टर्म्स पे अपनी ज़िंदगी कैसे जियोगे। और ये जो बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, बहुत महंगे कपड़े, जॉर्डन के शूज़, महंगी घड़ी, ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैंने ये सब करके नहीं देखा, मैंने भी ये सब करके देखा, बट इट डिडंट। मैं हमेशा क्या ट्राई करता हूँ लाइफ में, मैं देखता हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे खुशी देती है। तो दोस्तों जब मैं छोटा था तो मैं ये सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और मेरे पास कंपनी का लैपटॉप होगा, मैं किसी होटल के किसी कमरे में साथ में डाइट कोक लेके और ऐसे काम करूँगा, कितना अच्छा लगेगा, दैट लाइफ वुड बी वंडरफुल। बट आई हैव डन इट एंड आई एम डूइंग इट फॉर लास्ट 6-7 ईयर्स, बट आई डिडंट फाइंड इट मीन्स आई डिडंट फाइंड माई सेल्फ हैप्पी इन दैट सिचुएशन, आई एम टेलिंग यू। सो मैं हमेशा ट्राई करता रहता हूँ, हमेशा ये देखता रहता हूँ कि मेरे को खुशी किन चीज़ों से मिलती है। तो आई फाउंड कि मेरे को बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े, ये सब मैंने करके देखा, बट दे इट डोंट गिव मी हैप्पीनेस। मैंने एक बार बहुत महंगे कपड़े भी पहन के देखे, एक बार मैंने 40,000 की घड़ी ली थी कैसियो की, एंड आई लॉस्ट इट। मैं एक बार नागपुर से इंदौर जा रहा था ट्रेन में, एंड वो मैंने अपनी सीट के तकिए के नीचे रख दी थी, मतलब मैं आई थिंक आई वॉज इन सेकंड एसी, कंपनी देती थी उस समय आने जाने का खर्चा, तो मैं सेकंड एसी में था, तो मैंने ऐसे ऐसे लगा के सोने की मेरी आदत है, तो मैं ऐसे सो रहा था, तो बार बार मेरे सर पे लग रही थी, तो मैंने उसको बैग में रखने की बजाय मैंने तकिए के नीचे रख दी, और मैं फिर वहाँ पे भूल गया उसको। तो वो 40,000 की घड़ी थी, दैट वॉज फर्स्ट टाइम आई लॉस्ट समथिंग विच वॉज सो एक्सपेंसिव। बट आई फाउंड कि वो घड़ी मेरे पास लगभग 4-5 महीने रही, और शुरुआत के 8-10 दिन तो मैं पहन के गया बाहर, तो मेरे को आई फेल्ट कि यार
कुछ तो है, बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आपके हाथ में 40,000 की घड़ी हो, समवन वुड बी वियरिंग 4 लाख की घड़ी, आप 4 लाख की पहनोगे, किसी ना किसी के पास 20 लाख की होगी। अल्टीमेटली आपको खुशी कितने दिन की दे रही है। बट जो मेरे को एक्चुअली में जो चीज़ें खुशी देती है, जिम जाना, अच्छी डाइट लेना, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने भतीजों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ गपशप करना, किताबें पढ़ना, तो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो दीज थिंग्स गिव मी हैप्पीनेस। तो मैंने उन भाई को ये सब चीज़ें बताई, बट आई डोंट नो उनको कितनी चीज़ें समझ आई मेरी, कितनी चीज़ें नहीं आई। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने स्टोरी क्यों सुनाई, मैं उनका नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया था कि सर प्लीज़ डोंट डिस्क्लोज माई नेम एंड माई फोटो वगैरह, अदरवाइज आपकी वीडियो अगर मेरी किसी कंपनी के बंदे ने देखा तो मेरी तो एल लग जाएंगे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, बट एटलीस्ट लेट मी शेयर योर स्टोरी विद माई ऑडियंसेस सो दैट दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम यू एंड योर एक्सपीरियंसेस। उसने कहा हाँ सर वो आप कर लेना। एंड मैं उनसे 6 महीने के बाद दोबारा कनेक्ट करूंगा। मैंने उनसे बोला मैं 6 महीने बाद आपसे दोबारा कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि आपने कितने अपने खर्चे काटे और कितना आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया। की सेट फाइन। और मैंने उनको ऐसी मजाक में बोला कि अगर आप अपने खर्चे अगर आप काटेंगे और आपके जो म्यूचुअल फंड में 4 लाख रुपए अगर आपने नेक्स्ट 6 महीने के अंदर उसको 8 लाख कर दिया विदाउट लोन वगैरह लिए, तो मैं आपको फिर 2 स्टॉक बोनस में बताऊंगा। तो ऐसा मैंने उनको मजाक में बोला, हालांकि मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला। बट इट वॉज अ ग्रेट टॉकिंग टू हिम एंड आई रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप यू गाइज विल ऑल्सो लर्न कि ज़्यादा कमाने से कुछ नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप खर्चा कितना कम करते हैं, आप सेव कितना ज़्यादा करते हैं, फिर आप उसको सेविंग को इन्वेस्ट कितना करते हैं। आपके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन है या नहीं है, आप औरों से अपने आप को कितना कम कंपेयर करते हैं, आपको सही आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कितना दूर है। दिस थिंग विल टेक यू वेरी फार इन लाइफ इफ यू हैव दीज क्वालिटीज। थैंक यू सो मच दोस्तों। दूसरे बंदे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।